अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है जो लंदन में हुई थी 1930 से लेकर 1932 तक। ये असल में कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इसलिए मुनतकिद की गई थी ताकि जो इंडिया में आइन का बहरान है, जो आइन का इशू चल रहा है, उसको सॉल्व किया जाए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन वो लोग थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। तो उसमें एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो शेड्यूल्ड क्लास या डिप्रेस्ड क्लास जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू थे, जो लिबरल्स को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, और बेगम जहाँआरा शाहनवाज़ थी, जिन्होंने वुमेन को रिप्रेज़ेंट किया। ये 3 वो लोग थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की। इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर हम देखते हैं गांधी-अर्बन पैक्ट क्या था, क्या नतीजा निकला उसका, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट क्या था, इनको भी हम इसमें देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएँगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें क्या हुआ। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक कंटिन्यू रही। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना, सर तेज बहादुर, सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान और ये जितने नाम लिखे हुए हैं वो उसमें शामिल थे। लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप थी मेजॉरिटी वो उसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कॉल दी हुई थी, जो साल्ट मार्च या डंडी मार्च के नाम से जानी जाती है वो थी। उसको हम अलग टॉपिक में देखते हैं कि डंडी मार्च या साल्ट मार्च जो है वो क्या चीज़ थी, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस की जो अक्सरियत थी वो इसमें शामिल नहीं थी। जब कांग्रेस शामिल नहीं थी, सबसे बड़ी पार्टी जो है, तो आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई कुछ होना नहीं है, कोई मतलब आउटकम नहीं निकलेगा। इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई कि इंडिया में जो है इंडिया को फेडरेशन बनाया जाएगा, डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा और फाइनेंस के ऊपर बातचीत हुई। प्रैक्टिकली वही चीज़ें डिस्कस हुई थी इसमें जो 1928 नेहरू रिपोर्ट और 1929 जिन्ना 14 पॉइंट्स में हम डिस्कस कर चुके थे। तो ब्रीफली अगर हम कहें तो राउंड टेबल 1 जो है कॉन्फ्रेंस जो थी टेबल की, उसमें कोई ऐसी आउटकम नहीं निकली, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है एब्सेंट थी। उसको लाने के लिए अब क्या किया जा रहा है, अब देखें क्या होता है। उसको लाने के लिए गांधी-अर्बन पैक्ट होता है। अर्बन जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। उनको एक टास्क दिया गया था कि आप ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक राज़ी करके ले आएँ। तो अरविंद ने जो है गांधी से राब्ता किया और गांधी से कहा कि हम एक मुआहदा करते हैं, आपकी डिमांड्स क्या है आप वो बता दें, ताकि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकें। तो इनके दरमियान जो मुआहदा वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो उसमें क्या-क्या एग्रीमेंट इनमें हुई आपस में। इसमें एक ये चीज़ थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जो नशावर चीज़ें जो फ़रोख्त हो रही हैं, उनको प्रोहिबिट किया जाए, उनको रोक दिया जाए। इसी तरह इंडियन रूपी और पाउंड जो है, उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा था, उसको डिक्रीज़ करके कम कर दिया जाए। जो ज़मीनों के ऊपर टैक्स वगैरह उनको कम कर दिया जाए। साल्ट टैक्स, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डंडी मार्च के हवाले से, उसको ख़त्म कर दिया जाए। मिलिट्री के जो अखराजात हैं, फ़ौज के अखराजात जो इंडियन ट्रेज़री से निकाले जा रहे थे, वो कम कर दिए जाएँ। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसको कम कर दिया जाए। बाहर से जो-जो चीज़ें आ रही हैं, उनके ऊपर इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी जो है आप लगा दें, क्योंकि बाहर से ये सारा सामान आ रहा था, वो ब्रिटिश ला रही थी। पोस्टल रिज़र्वेशन बिल जो है इसको एक्सेप्ट करें, सीआईडी डिपार्टमेंट जो थी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उसको ख़त्म करें। फिर जितने जो पॉलिटिकल सियासी जो लीडर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा करें, और इंडियंस को जो है असला रखने की इजाज़त दें ताकि वो अपना दिफ़ा कर सकें। ये सारी चीज़ें जो है इन दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ, एग्री कर गए। तो उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जो है शिरकत करेंगे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जारी रहती है। गांधी इसमें आ जाते हैं और गांधी ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस से, और कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट करती है। इसलिए किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। गांधी के साथ सरोजिनी नायडू होते हैं, मदन मोहन मालवीय होते हैं, बाकी जितने नाम है डॉक्टर अल्लामा इकबाल, ये वो सारे इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लोग शरीक होते हैं। लेकिन नेहरू जो है, जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी, वो इसमें शिरकत नहीं करते। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि गांधी जो है कांग्रेस को रिप्रेज़ेंट करते हुए ये कहता है कि अगर ब्रिटिश सीरियस है कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, तो जो कुछ कांग्रेस कहती है, जो गांधी कह रही है, वो सारा एज़ इट इज़ मान लिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग इस पे डट जाती है कि ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही है, तो उसकी बात मानी जाए। पहली बात तो ये कांग्रेस का जो क्लेम है वो ही गलत है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस को हम देख चुके हैं, वो एक हिंदू डोमिनेंट पॉलिटिकल बॉडी है, तो किसी बाकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ जिसको आप कह लें, उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो लिहाज़ा दोनों के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहा।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं दोबारा वो चीज़ कंटिन्यू रही। तो कंटिन्यू रही तो इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ब्रिटिश क्या करती है? ब्रिटिश जो है कम्युनल अवार्ड अनाउंस करती है। कम्युनल अवार्ड में वो क्या करती है, ये 16 अगस्त 1932 में करती है कि जितने जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटी, उनको अलग से सीट्स दिए जाएँगे, आइडेंटिटी दी जाएगी। इसको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है गांधी की तरफ से लगाई जाती है। वो ये कहते हैं कि अच्छा, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं माइनॉरिटी क्लास के डिप्रेस्ड के, वो डॉक्टर अम्बेडकर होते हैं। उनको कहते हैं कि आप ये कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट करें। इसके बदले में मैं और आप एक एग्रीमेंट करते हैं, जो-जो आप लोगों के मसाइल हैं वो हम खुद हल कर देंगे। तो इनके दरमियान 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है गांधी और अम्बेडकर के दरमियान। वो ये कहते हैं कि दलित को उनकी जो सोशल पोजीशन है, उसको उठाने के लिए, सोसाइटी में उनको अच्छा मकाम देने के लिए हम खुद कोशिश करेंगे, हिंदूज़ कोशिश करेंगे, कांग्रेस कोशिश करेगी। तो आप जो कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट करें। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट करते हैं और पूना पैक्ट के तहत फिर यही दलित से इस पैक्ट की बदौलत जो है उनकी जो कंडीशन है वो बेहतर होती है। कांग्रेस उनको रिकॉग्नाइज़ करती है, उनको राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश की एक अटेम्प्ट थी अपने हिसाब से कि हर कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देंगे, आइडेंटिटी देंगे, तो खुद ही एडजस्ट हो गई एक्सेप्ट मुस्लिम्स के। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है। ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलती है। जितने जो लीडर्स थे वो सारे जेल में थे। तो जो मकसद था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का कि तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाए और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसको हर कोई एग्री करे, उसको मान ले, तो पूरी नहीं होती। तो ब्रिटिश क्या करती है, एक व्हाइट पेपर शाया करती है। व्हाइट पेपर ये होता है कि जो-जो सरकारी जो मतलब आप कह सकते हैं कि वर्किंग प्रोसेस होता है, जो कुछ हो चुका होता है उसके ऊपर जो सरकार रिपोर्ट जाया करती है, रिपोर्ट शाया करती है, वो वर्किंग पेपर कहलाती है। व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं या वर्किंग पेपर आप कह लें। तो व्हाइट पेपर ब्रिटिश ने जारी की, इसके ऊपर जो 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे, उनके अंदर जो कुछ हो उसको डिस्कस करते हैं। तो एंड में क्या नतीजा निकलता है? एंड में ये निकलता है कि जो डेडलॉक थी वो तो सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने स्टांस पे खड़ी थी और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस अपने स्टांस पे खड़ी थी। तो ब्रिटिश आखिर में अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इंट्रोड्यूस कराती है। इसके लिए आप नेक्स्ट जो टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो देख लें, आपको समझ आएगी कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी और जो एक कोशिश की गई कि डेडलॉक जो है वो ख़त्म किया जाए और हिंदुस्तान में एक ऐसा आइन लाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। 1935 की शक्ल में आपको नज़र आती है कि वो चीज़ एक हद तक सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।